नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप भारद्वाज डागोर्स लर्निंग ऐप में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो हम प्रकाश की बातों को आगे बढ़ाएंगे। और प्रकाश की हमने एक घटना शुरू करवाई थी और वो था प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, हमने डिफाइन भी किया था परावर्तन क्या है। सतह पर प्रकाश पड़ा, उसी माध्यम में लौट गया, ये परावर्तन था। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जो परावर्तन सिद्धांत है उस परावर्तन सिद्धांत पर कौन सी युक्ति काम करती है। तो एक युक्ति या उपकरण काम करता है जिसको हम दर्पण बोलते हैं, और दर्पण जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन उससे पहले हम ये बताएं आपको कि भाई दर्पण होता क्या है, क्या काम आता है दर्पण, किस तरह के प्रतिबिंब इस दर्पण पर प्राप्त होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे भाई दर्पण है क्या। दर्पण को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ कोई भी एक कांच की पट्टिका है, उसकी एक सतह पर अगर हम परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें, परावर्तक पदार्थ कैसा, तो हम यहाँ सिल्वर की बात कर लें या मरकरी की बात कर लें, निकल की बात कर लें, इन पदार्थों का अगर हम एक पृष्ठ पर क्या कर दें, लेपन कर दें, ठीक है, तो उसके द्वारा तैयार जो युक्ति है वही क्या कहलाएगी दोस्तों, वही दर्पण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दर्पण। तो दर्पण को हम डिफाइन कर देते हैं पहले कि भाई दर्पण क्या है। तो हम ये कहें कि भाई ऐसी युक्ति या उपकरण भी हम कह सकते हैं दोस्तों, हम इसको युक्ति, जिसे किसी समतल कांच की पट्टिका, जिससे समतल भी हो सकती है और इसमें गोलीय स्फेरिकल भी हो सकती है, जिसे किसी कांच की पट्टिका की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ, और परावर्तक पदार्थ काय का होगा दोस्तों, परावर्तक पदार्थ होगा सिल्वर का, यानी कि चांदी का, या फिर किसका, या पारा परावर्तक पदार्थ इसका लिया जाता है। ठीक है, जिससे किसी कांच की पट्टिका की एक सतह पर परावर्तक पदार्थ के लेपन द्वारा, उसकी पॉलिश के द्वारा, लेपन द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये युक्ति ही दोस्तों क्या कहलाती है, ये युक्ति ही कहलाती है क्या, दर्पण कहलाती है। क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, दर्पण। तो हम ये कहें कि भैया दर्पण तो वो कांच की पट्टी है जिसकी एक सतह पर हमने किसी पदार्थ का, परावर्तक पदार्थ है उसका लेप कर दिया, ये दर्पण कहलाती है। ठीक है, अब ये दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमने अभी अभी बताया आपको कि दर्पण जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, दर्पण प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जिस दिशा से किरण आ रही है उसी दिशा में रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें वो युक्ति जो है वो दर्पण प्राप्त होती है। ठीक है, पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका सिद्धांत हो गया। कौन सा सिद्धांत, प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कौन सी युक्ति, तो हमने कहा दर्पण वो युक्ति है। अब बात करें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। मेनली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पणों के प्रकार की बात करें दोस्तों, हम किसकी बात करें, दर्पणों के प्रकार की। ठीक है, तो यहां पर टाइप्स ऑफ दर्पण की बात करें, दर्पणों के प्रकार, तो मेनली जो दर्पणों के प्रकार हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं, इनमें से हम पहले प्रकार के दर्पणों को किस नाम से जानते हैं, पहले प्रकार के जो दर्पण हैं उनको हम कहते हैं क्या, समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर्स इनको बोला जाता है। और दूसरे प्रकार के जो दर्पण हैं इनको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको गोलीय दर्पण इनको कहा जाता है। कौन कौन से, एक तो समतल दर्पण, दूसरे कौन से, गोलीय दर्पण। तो दो प्रकार के दर्पण हैं। ठीक है, कैसे कैसे समतल, किस तरह के गोलीय दर्पण होंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि जो दर्पण है वो दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। और कौन कौन से दर्पणों के प्रकार बताए, तो वो हमने अभी अभी बताया कि भाई एक प्रकार जो है वो कैसा है, समतल दर्पण है। एक प्रकार को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण होता कैसा है इसकी भी यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार जो है हमारा दर्पणों का वो कैसा है, वो गोलीय दर्पण है। कैसा है, गोलीय दर्पण। दूसरे प्रकार के दर्पण कौन से हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कैसे हैं, समतल दर्पण कैसे हैं, देखिए
समतल दर्पण तो इस प्रकार का है कि कांच की पट्टिका अगर कैसी है, प्लेन है इस तरह की, इस प्लेन पट्टिका की एक सतह पर हम परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें तो ये क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण। ठीक है। और यदि हम बात करें कि गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, गोलीय दर्पण में इस प्रकार का दर्पण होगा कि कोई भी खोखला कांच का गोला है, उस खोखले कांच के गोले का एक हम टुकड़ा ले लें, किसी का क्या ले लें, हम पार्ट ले लें, हिस्सा ले लें, भाग ले लें, और उसकी एक सतह पर हम परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें तो उसके द्वारा तैयार जो दर्पण है वो कैसा, गोलीय दर्पण होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों गोलीय दर्पण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इन गोलीय दर्पणों को हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम स्फेरिकल मिरर्स के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहेंगे, इनको स्फेरिकल मिरर्स के नाम से जानते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। इनमें से एक जो दर्पण है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है। और दूसरे प्रकार का दर्पण कैसा कहलाता है, अवतल दर्पण। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। उत्तल को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और अवतल को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है इसको, कॉनकेव मिरर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं हम, प्लेन मिरर। क्या बोला जाता है इसको, प्लेन मिरर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। तो हमने कहा खोखले गोले के भाग से बनाया हुआ दर्पण क्या कहलाएगा, वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। और खोखले गोले के भी एक भाग ले लिया, उसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। किस प्रकार के हिस्से होंगे, तो हम ऐसे इसको हम बता सकते हैं इस दर्पण को। मान लो ये एक खोखला गोला है। ठीक है। ये खोखले गोले का एक भाग है। ये क्या है दोस्तों, खोखले गोले का क्या है, ये भाग है। ठीक है। ये खोखले गोले का क्या है, पार्ट। इस खोखले गोले के अगर इसके दो भाग हो गए, एक तो एक गर्त वाला भाग है, गड्ढे वाला, एक क्या है, उभरा हुआ भाग। अगर इस खोखले गोले के अगर गर्त वाले भाग पर हम परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें तो तैयार दर्पण कैसा, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसके खोखले भाग पर ना करके और इसके अंदरूनी यानी खड्डे वाले पार्ट पर ना करके इसके बाहरी यानी उभरे भाग पर हम परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें, किस पर, उभरे भाग पर अगर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें इस तरह से, तो जो दर्पण प्राप्त होगा वो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, अवतल दर्पण। ठीक है। तो इस तरह से हम दर्पणों को प्राप्त करते हैं। तो ये दर्पणों का क्या है, क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहां पर हम इसको विस्तार से तो बताएंगे, लेकिन इनके यूज की यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भाई इनका उत्तल और अवतल और समतल दर्पण के उपयोग क्या है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कुछ उपयोगों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसका, समतल दर्पण के उपयोगों की बात कर लेते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। तो देखो समतल दर्पण का जो यूज है वो काय में आता है, वो मिरर यानी कि जो हम दर्पण काम में लेते हैं देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, चेहरे के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए ये जो दर्पण यूज लेते हैं वो क्या, समतल दर्पण वो होता है। तो हम ये कहें कि स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए का चेहरा या प्रतिबिंब देखने में उपयोगी, इसका ये उपयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण की बात करें हम, उत्तल दर्पण की, तो इसका जो यूज है दोस्तों उत्तल दर्पण का, इसके यूज की बात करें तो एक यूज तो क्या है इस उत्तल दर्पण का, एक यूज तो ये है कि इसका दर्पण साइड मिरर के रूप में वाहनों में हम काम में लेते हैं। वाहन जो होते हैं उनमें, वाहनों में जो बगल वाले जो मिरर होते हैं, साइड मिरर, पार्श्व दर्पण जिनको बोला जाता है, तो वो पीछे के जो हमारे वस्तुएं हैं, उन पीछे की वस्तुओं को, पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में हम किस प्रकार के दर्पणों को यूज लेते हैं, उत्तल दर्पणों को। ठीक है। तो एक उपयोग तो क्या हो गया कि इसका उपयोग किसमें, वाहनों में साइड मिरर के रूप में पश्च दृश्य देखने में, पीछे के जो दृश्य हैं उनको देखने में, पश्च दृश्य देखने में। एक तो दोस्तों ये उपयोग है इसका। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गलियों में जो या लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनमें जो दर्पण यूज लिए जाते हैं उनमें भी किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, उनमें भी उत्तल प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। गलियों और बाजारों में जो लगे लेंस हैं, उनका लेंसों का जो प्रकाश है वो उत्तल दर्पण से ही क्या किया जाता है,
परावर्तित किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं गलियों बाजारों में जो लाइटें लगी होती हैं, लाइटों में उपयोगी, लाइटों में क्या है, उपयोगी। ये उपयोग भी क्या है, इन दर्पण के होते हैं, किसके, उत्तल प्रकार के दर्पण के, ये इसके यूज हैं। लेकिन अन्य भी यूज हैं इसके उत्तल दर्पण के, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उन बड़े बड़े शोरूम्स में भी किनका उपयोग किया जाता है, इन उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक और उपयोग यहां लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम है पर फिर भी यहां पर इसका यूज दे देते हैं। तो यहां पर हम उपयोग 3rd नंबर में यहां डाल देता हूं, बड़े शोरूम में उपयोगी। ये भी इसका उत्तल दर्पण का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके यूज हैं किसके, उत्तल दर्पण के। लेकिन इसके साथ हम अगर बात करें किसकी, इस अवतल दर्पण की बात करें, किसकी बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो इनके क्या यूज हैं, इनके यूज की बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण का उपयोग, इनमें से इंपॉर्टेंस ही किसकी, इस यूज की बेहद इंपॉर्टेंस ही है, दोनों के यूज की, उत्तल की भी और किसकी, अवतल की भी। अब अवतल के उपयोगों की बात कर लेते हैं। तो अवतल के उपयोग क्या हैं, अवतल के कई सारे उपयोग हैं। इनमें से हम बात करें किसकी, टॉर्च में या सर्च लाइट में इसको काम में लेते हैं, टॉर्च या किसमें, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। ठीक है, इसमें उपयोगी होता है। इसके अलावा दंत चिकित्सक जो होते हैं, डेंटिस्ट जिनको बोलते हैं, वो डेंटिस्ट भी दांतों को देखने में, दांतों को आवर्धित करके देखने में इस दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम और क्या दे सकते हैं यहाँ उपयोग, दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोगी, दंत चिकित्सकों द्वारा क्या है, उपयोगी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको पता है आई और ईयर नोज वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो भी इनको यूज लेते हैं, जिनको ईएनटी विशेषज्ञ बोला जाता है। ठीक है, ईएनटी, आई, नोज और कौन से, ईयर। तो ये जो डॉक्टर हैं वो भी इनको यूज लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, ईएनटी। तो यहां हम नोज की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं हम, नोज, ईयर और थ्रोट की बात करते हैं। ठीक है, तीन जो विशेषज्ञ हैं, 3 अंगों के, उनको ईएनटी विशेषज्ञ बोला जाता है। तो यहां पर मैं यूज लिख देता हूं इसके, क्या है, ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी। ठीक है, ये इसके क्या है, उपयोग हैं। इसके अलावा और भी कई सारे उपयोग हैं। शेविंग दर्पणों में इनको हम यूज लेते हैं आवर्धन करने के लिए, जो चेहरा है उसको और आवर्धित करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक यूज क्या लिख दें इसका, शेविंग दर्पणों में उपयोगी। शेविंग दर्पणों में भी क्या करते हैं, इसको उपयोगी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाहनों के जो अग्रदीप हैं, हेडलाइट्स जो होती हैं, उन अग्रदीपों में भी किसका यूज होता है, इस अवतल दर्पण का यूज होता है। तो हम यहां पर ये लिख देते हैं इसका यूज एक और, किसका, वाहनों के हेडलाइट में, किसमें दोस्तों, हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। तो सारे जो उपयोग हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इसके, किनके, इन दर्पणों के। तो ये आपको याद रखने हैं सभी के दर्पणों के यूज क्या हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग बात कर लेते हैं, समतल दर्पण क्या है। यूज तो मैंने यहाँ पर बता दिए, यूजों की अब बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं, समतल दर्पण के जो उपयोग हैं, 2 उपयोग आपको उस समय बताएंगे आगे चल के, कि इसका उपयोग जो होता है वो पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी और बहुरूपदर्शी होते हैं, उनमें भी इसको यूज लेते हैं। तो यहाँ एक यूज और यहाँ पर हम बता देते हैं किसका, इस समतल दर्पण का, कि इसका जो यूज है वो क्या है, परिदर्शी एवं बहुरूपदर्शी बनाने में इसको यूज लेते हैं, बहुरूपदर्शी बनाने में यूज लेते हैं। ठीक है, परिदर्शी एवं बहुरूपदर्शी बनाने में यूज लेते हैं। परिदर्शी में क्या होता है दोस्तों, परिदर्शी का उपयोग जो होता है उसमें क्या होता है, 2 जो हमारे समतल दर्पण होते हैं, और दोनों समतल दर्पणों को इसमें क्या करते हैं, परिदर्शी में 2 समतल दर्पणों को हम क्या करते हैं परिदर्शी में, कि 2 समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं, 2 समतल दर्पणों को लगाया जाता है, 2 समतल दर्पण। ठीक है, और दोनों समतल दर्पणों को इस तरह से लगाया जाता है कि अंदर या कहीं बैठे व्यक्ति को वो बाहर की चीजें दिख जाएं।
ठीक है। तो वहां पर इसको हम यूज लेते हैं, किसको, इस परिदर्शी को। तो इस परिदर्शी का यूज जो होता है दोस्तों, वो परिदर्शी का यूज होता है सैनिक जो होते हैं, जो बंकर में छुपे हुए हैं, वो बंकर में छुपे हुए सैनिक, बंकर में छुपे सैनिक इसका यूज करते हैं। बंकर में जो छुपे सैनिक हैं वो क्या करते हैं, इसका परिदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वो बाहर की गतिविधियों को देखने के लिए परिदर्शी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो परिदर्शी का उपयोग जो है, इस परिदर्शी का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, सैनिक बाहर की गतिविधियों को देखने में करते हैं, जिसमें 45 डिग्री के जो एंगल है उस पर क्या रखा जाता है, 2 दर्पणों को रखा जाता है, ठीक है। और इस बहुरूपदर्शी में, इस बहुरूपदर्शी की बात करें तो इसमें क्या होता है, 60 डिग्री के एंगल पर कम से कम 2 दर्पणों को 60 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। लेकिन इसमें दर्पण जो होते हैं दोस्तों, वो दर्पण कितने, 3 समतल दर्पण यूज लेते हैं हम। कितने समतल दर्पण यूज लेते हैं, 3 समतल दर्पणों का यूज लेते हैं, और उनमें से 2 कम से कम क्या होते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर रखे होते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या बनाए जाते हैं, बहुरूपदर्शी का निर्माण होता है। तो ये समतल दर्पणों के क्या है, उपयोग, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बातें कि भाई इनके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, सबसे पहले हम समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण, इसकी हम बात कर लेते हैं। दर्पण हमने मूलतः कितने बताए, 2 बताए, और पहला हमारा दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण, ठीक है। इस समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, प्लेन मिरर की। तो आपको पता है प्लेन मिरर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमने कहा कि भैया किसी समतल कांच की पट्टिका पर, कैसी पट्टिका पर, समतल कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका की एक सतह पर क्या परावर्तक पदार्थ का लेप, परावर्तक पदार्थ का लेप कर बनाया जाता है, किसको, समतल दर्पण को, ठीक है। अब ये तो समतल दर्पण की बात हो गई, लेकिन अब बात ये आती है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे, किस प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए समतल दर्पण बनाया कैसे जाता है, किस प्रकार का होता है, उसमें तो हमने बता दिया आपको, ये पट्टिका, इसकी एक सतह पर क्या किया हमने, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया, समतल दर्पण है। लेकिन इसके प्रतिबिंब इससे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो देखिए समतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा प्राप्त होता है, आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रतिबिंब की बात करें दोस्तों, इस समतल दर्पण की तो प्रतिबिंब कैसा, तो प्रतिबिंब है आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा, आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। और प्रतिबिंब उस दर्पण में कहां प्राप्त होता है, तो वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। मैं बोर्ड के सामने जितनी दूरी पर खड़ा हूं, अगर ये प्लेन मिरर है तो मेरा जो प्रतिबिंब है बोर्ड के अंदर उतनी ही दूरी पर प्राप्त होगा जितनी दूरी पर मैं बोर्ड के सामने उपस्थित हूं, ठीक है। वो इसकी क्या होती है, दूरी होती है। तो एक विशेषता क्या है, एक विशेषता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहां, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर जो वस्तु है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होती है, दर्पण के सामने स्थित होती है, ठीक है। दर्पण के सामने क्या होती है, स्थित होती है। मैं किसी मिरर के सामने 2 मीटर आगे खड़ा हूं तो मेरा प्रतिबिंब 2 मीटर अंदर मिरर के अंदर बनेगा, ठीक है। ये एक इसका सिंपल क्या है, थिंक है किसका, इस समतल दर्पण का, ठीक है दोस्तों। तो ये समतल दर्पण से क्या होते हैं, प्राप्त प्रतिबिंब होते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंस क्या है कि आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की, तो कोई समतल दर्पण है, एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, उसका जो पूरा प्रतिबिंब प्राप्त हो तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए दोस्तों। किसी वस्तु का अगर हमें पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, पूर्ण प्रतिबिंब, मान लो 5 फीट की एक वस्तु है,
उसका पूरा प्रतिबिंब हमें एक दर्पण में प्राप्त करना है, तो दर्पण कम से कम कितना छोटा हो, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु से कम आधा होना चाहिए। 5 फीट की अगर वस्तु है तो कम से कम 2.5 फीट का वो दर्पण होना चाहिए, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, उसमें पूरा दिखेगा। तो 2.5 फीट के जो समतल दर्पण है उसमें 5 फीट की वस्तु पूरी की पूरी दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, किस तरह से हम यहां पर इसको हम कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, कैसा प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की कैसी होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम आधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। कैसी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए दर्पण की ऊंचाई, तो जो प्रतिबिंब है उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यह आती है कि एक वस्तु है तो हमें एक ही प्रतिबिंब दिख रहा है। अगर हम और समतल दर्पण ले लें, क्या ले लें, कई समतल दर्पण ले लें, यानी कि 2 ले लेते हैं मान लो समतल दर्पण, और उनको किसी थीटा कोण पर हम व्यवस्थित कर दें, तो उसके मध्य अगर हम एक वस्तु रखें तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो उसमें हम प्रतिबिंबों की संख्या किस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि 2 समतल दर्पण अगर लें और उनके मध्य हम एंगल बना दें, कोई भी थीटा एंगल हो, तो उनके मध्य एक वस्तु रख दें, तो प्रतिबिंबों की संख्या किस सूत्र से यहां पर निकालेंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण में किन्हीं 2 समतल दर्पणों के मध्य थीटा कोण पर एक वस्तु रखी है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो किस सूत्र से निकालेंगे, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र से निकालते हैं, निम्न सूत्र द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, कौन से निम्न सूत्र हैं जिसके द्वारा हम निकालते हैं, तो यहां पर हम प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, प्रतिबिंबों की संख्या n जो है वो n हम किसके द्वारा निकालेंगे, वो n हम निकालेंगे 360 में किसका भाग दे दें, थीटा का भाग दे दें। किसका भाग दे दें, थीटा का। ठीक है, और उसमें से 1 हम घटा दें, तो यहां पर हम n की संख्या निकाल लेंगे। किसकी संख्या निकाल लेंगे, यानी प्रतिबिंबों की संख्या हम निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि 360 अपॉन थीटा जो है वो कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सम। अगर वो सम है, ठीक है, तो फिर क्या है, उसमें से 1 घटाना है, और अगर विषम है तो फिर 1 घटाना इसमें नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो सूत्र है, एक तो हमने ये सूत्र दे दिया, दूसरा सूत्र हमारा क्या है, इसका n जो है, प्रतिबिंबों की संख्या n जो है वो क्या है, 360 अपॉन थीटा डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पर, डिग्री है। ठीक है, ये कब होगा, ये कब कंडीशन में है, ये कंडीशन तब है जब क्या है, जबकि 360 अपॉन थीटा कैसा है, थीटा डिग्री कैसा है, विषम है। अगर ये संख्या विषम है तो फिर क्या, तो फिर इसमें से 1 नहीं घटाना है, और अगर सम है तो उसमें से क्या करना है, हमें 1 घटाना है। तो ऐसे करके हम जो n है इनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमने बात की अभी थीटा जो है, यहां थीटा की बात करें तो थीटा क्या है, चूंकि थीटा जो है वो क्या है, दो समतल दर्पणों के मध्य क्या है, कोण है। क्या है, कोण। ठीक है,
दो समतल दर्पणों के मध्य क्या है यहाँ पर, कोण। तो इसका मतलब 360 जो है वो एक तरह से क्या है, 360 डिग्री है। ये 360 क्या है यहाँ पर, डिग्री है, क्योंकि हम थीटा कोण का क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भाग दे रहे हैं। ये 360 क्या है, डिग्री है। ये 360 क्या है, डिग्री है। ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो सूत्र उसको हम कैसे, 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री -1 कब करेंगे, जब ये संख्या कैसी है, समान सम है, ठीक है। सम संख्या जानते हैं, 2 का भाग जिसमें जाए, है ना। तो और 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री कब करेंगे, जब ये विषम संख्या है, तब हम इसको इस तरह से ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई अगर सम संख्या है तो क्या करेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या कैसी है, सम है, तो किस तरह से करेंगे, या सीधा हम ये देख सकते हैं कि भाई पूर्णांक में है कि नहीं है, ठीक है। पूर्णांक में है तो किस तरह का हम निकालेंगे, तो पूर्णांक में के लिए तो हमने क्या किया कि पूर्णांक के लिए तो हमने ये उदाहरण दिया, ठीक है, अगर सम है तो अब यहां पर इसकी बातें हुई कि भाई विषम है तो हमने एक घटा दिया, और सम है तो क्या किया हमने, सम है तो उसमें से एक नहीं घटाया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बात यह आती है कि दो समतल दर्पणों को अगर हम कैसे कर दें, दो समतल दर्पणों को अगर समांतर रख दें, ठीक है, तो स्थिति कैसी होगी। तो उसके लिए हम समांतर समतल दर्पणों के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो ज्ञात की जाएगी किसके आधार पर, कि भाई थीटा डिग्री है वो क्या 0 हो जाए, मान लो क्या हो जाए 0। तो इसका मतलब हम किसी संख्या में 0 का भाग दें तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी कि इसका आंसर आता है क्या, जो हम कहते हैं इसका आंसर क्या आता है, अनंत इसका आंसर आता है। तो आंसर क्या होगा उसका, अनंत होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई यहाँ अगर एक कंडीशन और बन जाए, क्या बन जाए यहाँ कंडीशन, कंडीशन ये, यदि दो समतल दर्पण किस पर स्थित हो, समांतर रख दिए जाएं, समांतर हो, समानांतर हो, तो क्या हो, तो उनके मध्य रखी एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। संख्या कैसी होगी दोस्तों, कैसी होगी, अनंत होगी। तो इसको हमें अंडरलाइन करना है, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी समतल दर्पण की बात हुई। लेकिन इसके साथ एक बात और आती है कि पार्श्व परावर्तन जो होता है वो समतल दर्पण से होने वाला एक परावर्तन है, वो कहलाता है, इसको लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पार्श्व परावर्तन की भी बात कर लेते हैं। तो ये पार्श्व परावर्तन होता क्या है, इस पार्श्व परावर्तन को हम लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, इसकी बात करें तो देखिए, कोई भी वस्तु है इस समतल दर्पण में, उसका बायां भाग दायां दिखाई दे और दायां भाग बायां दिखाई दे, ये परावर्तन ही क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं इस तरह से, मान लो ये कांच की पट्टी का एक दर्पण है, समतल दर्पण, इस हाथ को मैं इस प्रकार से यहां पर व्यक्त करूं, ठीक है। तो इस हाथ का, मेरे हाथ का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब, इसमें छोटी जो उंगली है वो मेरे हाथ की छोटी उंगली इस दर्पण के लेफ्ट साइड में है और अंगूठा जो है दर्पण के राइट साइड में। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसमें छोटी जो उंगली है वो इस दर्पण के राइट साइड में आएगी और अंगूठा जो है वो इस दर्पण के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यानी प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उलट जाएगा। ये घटना ही क्या कहलाती है, पार्श्व परावर्तन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें दोस्तों, बड़ा आसान है डिफाइन करना। क्या है कि ऐसा परावर्तन जिसमें किसी वस्तु का दायां भाग तो कैसा दिखाई दे दोस्तों, दायां भाग कैसा दिखाई देगा, बायां तथा बायां भाग जो है, बायां भाग कैसा, दायां दिखाई दे। बायां भाग कैसा दिखाई दे, दायां दिखाई देता है। क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। पार्श्व परावर्तन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये पार्श्व परावर्तन है।
तो यहां पर एक बात आती है पार्श्व परावर्तन में, क्या आती है? बात ये आती है कि आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो वर्ड है वो उल्टा लिखा जाता है, ताकि किसी आगे वाले वाहन में दर्पण में वो सीधा होकर के एम्बुलेंस शब्द दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इसका उदाहरण क्या है? एम्बुलेंस शब्द को उल्टे क्रम में लिखा जाना, ये क्यों लिखते हैं उल्टे क्रम में? ताकि वो सीधा हो जाए, क्योंकि हमें पता है पार्श्व परावर्तन होगा तो सीधा होकर के, जो सीधा अगर लिखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रम उसका बदल जाएगा। तो हम लिखते कैसे हैं? ES एम्बुलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर एम्बुलेंस को लिखा कैसे जाता है दोस्तों? लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए एम्बुलेंस को ऐसे लिखा जाता है, एम्बुलेंस, ठीक है, लेंस, ये इसका सीधा भाग है। लेकिन एम्बुलेंस लिखा कैसे जाता है? ये एम्बुलेंस लिखा होता है एम्बुलेंस पर कैसा? ये एम्बुलेंस लिखा होता है CENALUBMA, इस तरह से ये क्या होता है? एम्बुलेंस पर लिखा होता है। तो ये शब्द जो है वो लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस पर। ठीक है, तो इसका सीधा होकर के हमें इस तरह से दिखाई दे पार्श्व परावर्तन का। आजकल तो उदाहरण पार्श्व परावर्तन का क्या है? सेल्फी हम देखते हैं कभी कभी इस तरह से लिखते हैं। तो परावर्तन के वजह से क्या होता है? जो चित्र है उसका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? ये परावर्तन कहलाता है। कैसा? पार्श्व परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो समतल दर्पण की बात हुई। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी? गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं कि भाई गोलीय दर्पण है क्या। दूसरे प्रकार का जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण की बात करेंगे। लेकिन गोलीय जो दर्पण है दोस्तों उसकी अब हम बात करेंगे, हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और नए जो हमारे वीडियो लेक्चर है उसके साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।